नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर पीएम मोदी, अमित शाह समेत तमाम नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मंथन जारी। राहुल गांधी के ड्रामे पर रेलवे का बड़ा खुलासा। जिन लोको पायलटों से की थी मुलाकात वो निकले नकली, तो वहीं राहुल गांधी पहुंचे गुजरात, पीएम मोदी पर साधा निशाना। चारों तरफ से फंसे केजरीवाल, पीए विभव कुमार को नहीं मिली राहत। 16 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। सिसोदिया को भी बड़ा झटका, तो सुनीता केजरीवाल ने वीडियो जारी कर बताया कि आखिर क्यों केजरीवाल की हुई गिरफ्तारी। क्रांतिकारी सुखदेव की वंशज और शिवसेना नेता संदीप थापर पर निहंगों ने तलवार से किया जानलेवा हमला। पंजाब सरकार की कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। हाथरस हादसे के बाद भोले बाबा की 100 करोड़ की संपत्ति जब्त। इनामी मुख्य आरोपी भोले बाबा का राइट हैंड देव प्रकाश मधुकर गिरफ्तार। मधुकर आयोजन और फंड का करता था कारोबार। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती की। भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में शामिल रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 123वीं जयंती मनाई जा रही है। एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे का नारा देने वाले, राष्ट्र एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन अर्पित करने वाले जनसंघ के संस्थापक, महान शिक्षाविद, प्रखर राष्ट्रवादी, देश के अमर नायक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण ही आज जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू हो पाया है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक बेहद खूबसूरत वीडियो शेयर किया और शेयर करके लिखा कि मातृभूमि के लिए उनका समर्पण और त्याग देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती को भारतीय जनता पार्टी ने बलिदान दिवस के रूप में मनाया। जगह जगह कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो दूसरी तरफ बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर मंथन काफी तेज हो गया है। कई मीटिंग्स भी हो रही है, कई नामों की चर्चा भी चल रही है। चर्चा के बीच देवेंद्र फडणवीस ने मोहन भागवत से मुलाकात भी की है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती, पीएम मोदी का नमन और क्या कुछ चल रहा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर मंथन। देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो जयंती मनाई गई है, भारतीय जनता पार्टी ने जो याद रखा है बलिदान दिवस के तौर पर, ये सराहनीय है। एक तरफ जून में ही इमरजेंसी का अवसर था और उस समय पीएम मोदी ने उन नेताओं को आईना दिखाया जो इमरजेंसी के समय में जिनके बाप दादा पीड़ित हुए थे और आज वो कांग्रेस की गोद में बैठे हैं। और अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस बलिदान दिवस पर भी उन नेताओं को ही कहा जा सकता है कि तुम लोग आकर देखो, समझो, इनकी जीवनी को पढ़ो और देखो कि कैसे अभी तक कांग्रेस के उस अध्याय पर काला धब्बा लगा हुआ है जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जम्मू कश्मीर के जेल में मौत हो गई थी, और जिसे अभी तक यह बताया जाता है कि यह मौत थी या हत्या था, इसकी जानकारी ही नहीं सामने आई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की माता चिट्ठी लिखकर जवाहरलाल नेहरू से यह मांग करती रही कि इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए कि उनकी मौत अचानक से कैसे हो गई जेल के अंदर। वो तो गए थे संविधान बचाने के लिए। जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 है जिसको पीएम मोदी ने हटाया, ये बड़ी श्रद्धांजलि थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए, और उन्होंने जो शुरुआत की थी उसकी परिणति देखने को मिली 2019 में। तो ये तो इन नेताओं के बारे में जानकारी जन जन तक होनी चाहिए जो कि राष्ट्र के लिए बलिदान दिए हैं। और ये कांग्रेसी जो बार बार कूद कूद कर कहते हैं जनसंघ के नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये कौन नेता है जिन्होंने बलिदान दिया, उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण ये है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चा भी तेज कर रही है कि इसी सप्ताह में एक आधार बनाया जाए कि आगे अध्यक्ष
किसे बनाया जाएगा या फिर अध्यक्ष को अभी थोड़े समय के लिए रखा जाएगा, यानी कि जेपी नड्डा अभी 3-4 महीना तक और रहेंगे। मंथन इस बात की चल रही है कि आगे अक्टूबर में चुनाव होने हैं, झारखंड में, महाराष्ट्र में और हरियाणा में, और जम्मू कश्मीर में भी चुनाव की चर्चा चल रही है कि उस समय हो सकता है सितंबर में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो इसलिए ये जो भारतीय जनता पार्टी के कोई स्थायी अध्यक्ष बनाया जाए नए व्यक्ति को, तो उससे बढ़िया है कि अभी कुछ दिन तक एक्सटेंड किया जाए, जेपी नड्डा को अभी अध्यक्ष बने रहने दिया जाए और साथ ही एक कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए। जैसे जेपी नड्डा भी पहले कार्यकारी अध्यक्ष बने थे, जब अमित शाह को मंत्री बनाया गया था तो उस समय जैसे कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर ये रहे और कार्यभार सब इन्हीं के ऊपर था, लेकिन डायरेक्शन उस समय अमित शाह की थी। उसी तरीके से अभी कोई कार्यकारी अध्यक्ष बना दो और फिर जेपी नड्डा उन लोगों को, उस पूरी टीम को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करे, धीरे धीरे अपना सारा कार्यभार उनको दें। लेकिन दूसरी तरफ यह भी माना जा रहा है कि इस बीच ये चर्चा तो है कि कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाएंगे तो आगे तो वो फुल टाइम प्रेसिडेंट होंगे। तो इसके लिए नामों की चर्चा चल रही है। फडणवीस साहब की मुलाकात मोहन भागवत से, उसके बाद सुनील बंसल जो कि भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले जनसंघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में थे, प्रचारक रहे हैं, उसी तरह से सुनील तवड़े, और फिर कुछ और नेताओं का नाम है, ओम माथुर का नाम भी आ रहा है। कुछ अलग समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है कि कम से कम संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच तालमेल पहले से और बेहतर हो, ऐसा अध्यक्ष चुना जाना चाहिए। बिल्कुल। अब बात करते हैं राहुल गांधी के ड्रामे पर हुए बड़े खुलासे की। राहुल गांधी का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोको पायलटों से मुलाकात करते हुए एक वीडियो जारी किया गया था। इस वीडियो में राहुल ने लोको पायलटों की समस्याओं का जिक्र करते हुए संसद में मामले को उठाने की बात कही थी, पर अब राहुल गांधी इस वीडियो को लेकर बुरे गिर गए हैं। दरअसल इस वीडियो को लेकर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने दावा किया है कि राहुल गांधी ने जिन लोको पायलटों से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मुलाकात की थी वो भारतीय रेलवे की लॉबी से नहीं थे, उनको कहीं बाहर से लाया गया था। रेलवे के मुताबिक राहुल गांधी 7-8 कैमरामैनों के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। ऐसा लग रहा था कि वो स्टेशन पर फिल्म या रील बना रहे हैं। राहुल गांधी का झूठ और ड्रामा अब बेनकाब हो चुका है, पर फिर भी राहुल गांधी की राजनीति जारी है। आज राहुल गांधी गुजरात पहुंचे। गुजरात में उनके हिंदू हिंसक है बयान के खिलाफ विरोध में जो दफ्तर में हंगामा मचा था उसका जिक्र किया और साथ ही पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि मैं आपसे कहने आया हूं कि इन्होंने हमारे ऑफिस पर हमला किया है, हमें डरना नहीं है। इन्होंने हमें चैलेंज दिया है, चैलेंज ये है कि हमें मिलकर बीजेपी को गुजरात में हराना है। अब कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में हराएगी। क्यों राहुल गांधी बार बार जनता को गुमराह करते हैं? देखिए, गुजरात की जहां तक बात है, राहुल गांधी के नेतृत्व में गुजरात में कांग्रेस की क्या स्थिति रही है? अभी तक ये पहली बार ऐसा हुआ 2 बार के बाद कि एक सीट कांग्रेस को मिल गई लोकसभा की, लेकिन विधानसभा में राहुल गांधी के नेतृत्व में ऐतिहासिक हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा। अब आगे की स्थितियां जो है, जो कांग्रेस पार्टी एक छोटी सी आम आदमी पार्टी से डरकर गुजरात में उसके साथ गठबंधन करती है, उसकी क्या औकात है सब लोगों को पता है। वो गुजरात में अभी अगले 30 सालों तक भारतीय जनता पार्टी को हटा नहीं सकते, लेकिन अपनी मर्जी है, बोलना है, कुछ कहना है, अपने लोगों का हौसला बुलंद करना है, ये राजनीति है, तो राहुल गांधी को ये करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर जहां जाते हैं वहां नफरत पैदा करके और कहोगे कि हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, तो वहां की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए इनके जाने पर प्रदर्शन हंगामा होता रहा। लेकिन उससे पहले जो इन्होंने कांड किया रेलवे में, जो अपने आप को एक्टर समझने लगे और कैमरामैन के साथ ये चले गए रेलवे के लोको पायलट से बातचीत करने के लिए, उनकी समस्या सुनने के लिए, तो ये तो इनके ऊपर प्रश्न खड़ा करता है कि आपको ये काम अपने 10 जनपद में बैठकर भी कर सकते थे, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? आप बुला लेते पायलटों को कि भाई 10, 20, 50 लोग आओ और हमारे घर पे खाना खाओ, जैसे कई और लोगों को बुलाया है। लेकिन ये ड्रामा जो कर रहे हैं राहुल गांधी, अब लोगों को ये पता चलने लगा है कि राहुल गांधी राजनेता नहीं,
नेता नहीं बल्कि एक नौटंकीबाज है। इसलिए ये केजरीवाल से भी बड़ी नौटंकी करने लगे हैं, जिससे ये धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं। जी, अब बात करते हैं चारों तरफ से फंसे अरविंद केजरीवाल की। शराब घोटाले में एक्शन इतनी तेजी से हो रहा है कि जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की सांसें अटक रही होगी, क्योंकि आज मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 15 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। तो वहीं केजरीवाल के पीए विभव कुमार को भी आज कोई राहत नहीं मिली है। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में विभव कुमार की कस्टडी को कोर्ट ने 16 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। इसी बीच सुनीता केजरीवाल का एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में उन्होंने बताया कि किस तरह से एनडीए के सांसद मंगूटा श्रीनिवासन रेड्डी के झूठे बयान देने के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। सुनीता ने कहा कि आपके बेटे केजरीवाल जी को एक गहरे राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है। वो एक सामान्य पढ़े लिखे देशभक्त और कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं और आज हमें उनके साथ खड़े होने की काफी ज्यादा आवश्यकता है। ना केजरीवाल को राहत मिल रही है, ना सिसोदिया को राहत मिल रही है, ना ही विभव को राहत मिल रही है। लेकिन इसी बीच सुनीता केजरीवाल क्यों सामने आ रही हैं? देखिए, सुनीता केजरीवाल को बीच बीच में लगता है कि अगर कुछ दिन तक हम वीडियो से, फोटो से गायब रहे, मीडिया से गायब रहे, तो फिर लोग क्या, आम आदमी पार्टी के नेता हमें भूलना शुरू कर देंगे और केजरीवाल का उत्तराधिकारी तो इन्हीं को बनना है। इसलिए केजरीवाल स्टाइल में ही ये झूठ बोलना शुरू कर दी है। ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कुछ प्रशिक्षित करप्ट लोग हैं, वो अरविंद केजरीवाल की टीम के लोग हैं, क्योंकि इन लोगों ने करप्शन की ट्रेनिंग इंडिया अगेंस्ट करप्शन के समय में ली थी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मुहिम तो चला रहे थे, लेकिन ट्रेनिंग वहीं से ले रहे थे कि कैसे घोटाले जो होते हैं उन घोटालों से बचने का उपाय हम लोग डेवलप करें। और आज वही दिख रहा है। सुनीता केजरीवाल कह रही है कि मंगूटा रेड्डी ने झूठा बयान दिया क्योंकि वो एनडीए की सांसद है। इनको यह भी पता नहीं है कि जब अरविंद केजरीवाल से मंगूटा श्रीनिवासालू रेड्डी की मुलाकात हुई थी और उनके बेटे राघव मंगूटा रेड्डी को गिरफ्तार किया गया था, उस समय ये वाईआरसीपी के सांसद थे। अभी वो टीडीपी में चले गए हैं। तो वाईआरसीपी कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी नहीं रही है। और अरविंद केजरीवाल अगर एक आंध्र प्रदेश के सांसद से मुलाकात करते हैं और यहां पर चूंकि वो शराब माफिया पहले से रहे हैं, यानी कि शराब का कारोबार रहा है, तो फिर आपको उनसे मुलाकात करने के पीछे की वजह तो बता दो कि क्या आप पार्टी को एक्सपेंड करने वाले थे आंध्र प्रदेश के अंदर? उनसे मुलाकात क्यों कर रहे थे? और उसमें भी दूसरे पार्टी के सांसद थे। आपका मकसद था वहां से उन लोगों को दिल्ली इनवाइट करना और पैसे की दलाली करना, जो सुनीता केजरीवाल बताना नहीं चाहती कि वो कहती है कि क्या एक बार की मुलाकात में किसी से पैसे मांगे जा सकते हैं? पैसे मांगने के लिए मुलाकात की गई थी, बातचीत तो पहले से चल रही थी। ये तो फेस टू फेस बातचीत हुई कि हम साथ में सामने में मिलकर ये बात करेंगे कि कितना पैसा आपको हमें देना है। वही बात मंगूटा रेड्डी ने कही है, जिससे इन लोगों को लग रहा है कि अब इसको पॉलिटिसाइज करो ताकि केजरीवाल कि जो भद्द पीट रही है वो कम पीटे। जी, चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की। खबर पंजाब से है, जहां लुधियाना में दिन दहाड़े 4 अज्ञात हमलावरों ने शिवसेना की पंजाब इकाई के नेता संदीप थापर पर तलवारों से हमला कर दिया है। उन पर हमला करने वाले निहंग बताए जा रहे हैं। दरअसल हमलावर निहंगों के वेश में आए 4 लोगों ने तेज धार वाले हथियारों से जानलेवा हमला किया। गंभीर हालत में उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालांकि उनकी जान खतरे से बाहर है, लेकिन हालात नाजुक बनी हुई है। इस घटना से भड़के हिंदू नेता सड़कों पर आज उतर आए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जाम भी लगा दिया और पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी की है। लुधियाना में तनाव की स्थिति पैदा होने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस तैनात कर दिया गया है। इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। पंजाब सरकार पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाया गया है। पंजाब में तो कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है, लेकिन संदीप थापर को निशाना क्यों बनाया गया? देखिए, पंजाब में अभी एक नफरत का माहौल चल रहा है। आप कोई भी व्यक्ति जो खालिस्तानियों के खिलाफ खड़ा होगा, जो राष्ट्रभक्ति की बात करेगा, उस पर ये लोग निशाना साधेंगे।
निहंग सिखों ने जो हमला किए हैं, ये पहला हमला नहीं है शिवसेना के लोगों के ऊपर। और ये शिवसेना कहने से ये नहीं समझना चाहिए कि ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना से कोई लेना देना नहीं है। ये शिवसेना पंजाब की है और उद्धव ठाकरे इसको डायरेक्ट नहीं करते हैं। नहीं तो उद्धव ठाकरे तो इन लोगों को दबा देते कि अभी तुम ऐसी बातें करो ही नहीं, हम जो सो कॉल्ड सेकुलर बन रहे हैं सो कॉल्ड सेकुलर ही बने रहो। शिवसेना पंजाब के अंदर हमेशा इस बात के लिए हंगामा खड़ा करती रही है, प्रदर्शन करती रही, विरोध करती रही है कि यहां खालिस्तानी तत्व फिर से उभर रहे हैं। पिछले साल इन लोगों ने एक रैली किया था और उसमें खालिस्तान विरोधी नारे लगाए। उसके बाद इन लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया जिसमें खालिस्तानी विरोधी नारे लगाए। उसके बाद क्या हुआ, शिवसेना के लोगों पर हमले किए जाने लगे, काली माता मंदिर पर हमला किया और उसके बाद इन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए बात की जा रही थी। इसलिए फिर जब ये लोग धीरे धीरे अलग अलग स्तर पर अलग अलग जगहों पर जाकर खालिस्तान के विरोध में एक अवेयरनेस पैदा करते हैं कि ये पंजाब में जो चल रहा है पाकिस्तान के इशारे पर खालिस्तानी आंदोलन, ये हमारे देश के लिए खतरनाक है, तो ये लोगों को दिक्कत होती है और इसलिए शिवसेना के नेताओं पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। और पंजाब की सरकार आम आदमी पार्टी की है। भगवंत मान इतने कमजोर सीएम हैं कि जब अमृतपाल ने थाने पर हमला कर दिया था तो इनको कुछ करना नहीं पड़ा। ये तो होम मिनिस्ट्री की तरफ से आदेश गया तो अमृतपाल पकड़ा गया, नहीं तो जब इसने हमला किया था लाना थाने पर तो उसके बाद इसके साथियों को छोड़ना पड़ गया, नेगोशिएशन इससे कर रहा था। तो आजकल खालिस्तानियों का मनोबल तो बढ़ेगा। भगवंत मान जैसे कमजोर सीएम के नेतृत्व में प्रशासन विफल ही रहेगी। बिल्कुल। आज की आखिरी खबर में बात करते हैं हाथरस सत्संग में मचे भगदड़ की। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जुलाई के दिन सत्संग के दौरान मची भगदड़ के मामले में यूपी पुलिस ने भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि के खास सेवादार देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार कर लिया है। मधुकर को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शुरुआती पूछताछ में पता लगाया कि देव प्रकाश मधुकर ही भोले बाबा के कार्यक्रमों को आयोजित करवाता था और इन कार्यक्रमों के लिए फंड्स भी करता था। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई इस मामले में जारी है। जांच अधिकारियों ने भोले बाबा से जुड़ी 100 करोड़ की संपत्ति भी जब्त कर ली है। बढ़ते बवाल के बीच भोले बाबा का बयान भी सामने आया। एक वीडियो बयान में भोले बाबा ने कहा कि हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित है। प्रभु हमें इस दुख की घड़ी से उभरने की शक्ति दे। सभी शासन और प्रशासन पर भरोसा बनाए रखे। हमें विश्वास है कि जो भी उपद्रवकारी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। अब तो भोले बाबा का वीडियो भी सामने आ गया। हालांकि एक्शन लिया जा रहा है, 100 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है, लेकिन गिरफ्तारी कब होगी? देखिए, गिरफ्तारी के लिए सबूत होने चाहिए। ये एक एक करके आगे आएगा। जैसे सेवादार की गिरफ्तारी हुई क्योंकि वो ऑर्गेनाइजर है, उसने ऑर्गेनाइज किया है पूरे समागम को। अब समागम का जो ऑर्गेनाइजर है उसी के ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है कि आप कैसे भीड़ को अनियंत्रित होने से रोकोगे। व्यवस्था कितनी आपने की, कितना एम्बुलेंस बुलाया, कितने लोगों को सुरक्षा में रखा, कितने जगहों पर आपने ऑक्सीजन की व्यवस्था की, एसी की व्यवस्था की, पंडाल की व्यवस्था की। तो लापरवाही तो उसी में हुई है। तो सबसे पहले तो गिरफ्तारी उसकी हो चुकी है। अब वो बताएगा कि उसमें ये जो तथाकथित बाबा हैं उन्होंने कैसे इनको कहा था व्यवस्था करने के लिए, उनकी क्या भूमिका थी। लेकिन जब एक गलती हो गई तो उसके साथ कई और राज खुलने शुरू हो जाते हैं कि आपके इस संपत्ति, इस लग्जरियस लाइफ की हकीकत क्या है। और अब उस दिशा में चल रही है सरकार। इन्वेस्टिगेशन उसकी प्रॉपर्टी का हो रहा है। 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सर्विलांस में, स्क्रूटनी में रख ली गई है कि ये 100 करोड़ का कारोबार ये करता कहां से था। कहता है कि हम फीस भी नहीं लेते, पैसे भी नहीं लेते, दान भी नहीं लेते, चंदा भी नहीं लेते। तो इसका इनकम का सोर्स क्या है? क्या इलीगल मनी को लीगल करना, जो कि कई ऐसे ट्रस्ट हैं जो करते हैं, ब्लैक मनी लेते हैं, व्हाइट में उसको देते हैं कमीशन लेकर। तो कई ऐसे राज अभी खुलने बाकी हैं। सरकार तत्पर है कि अब इससे जुड़ी हुई एक एक पहलुओं की जांच होगी और हर व्यक्ति जो इससे जुड़ा हुआ है,
जो गलत है उसकी गिरफ्तारी हो। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद के लिए। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनकी सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।